आज हमारा जो एक टॉपिक है वो है एंजाइटी, पैनिक अटैक्स एंड कैलकेरिया आयोड। एक केस है पैनिक अटैक्स का, उसके बारे में बात करेंगे आज। ठीक है, वो केस मैं पढ़ूंगा। आप लोगों ने एक काम करना है, या जैसे मैं वो केस पढ़ूं, उस केस में अभी हमारा ऑर्गेनम का चल रहा है, थोड़ा थोड़ा आपको भी इस बात का पता चल गया है कि हमने कौन से कैसे सिम्टम्स लेने हैं। नहीं कहूँगा तो सब पता चल गया, लेकिन थोड़ा थोड़ा आइडिया इस चीज़ का होने लग गया। तो इस केस में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके हिसाब से, उनको आपने नोट करते जाना है और बाद में हम उनको डिस्कस करेंगे। उनमें से जो इम्पोर्टेंट हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट हैं, या जो नहीं इम्पोर्टेंट वो क्यों नहीं इम्पोर्टेंट। ठीक है ना? तो आपके हिसाब से, अपने हिसाब से जो जो पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं केस में, वो आपने नोट करते जाना। तो केस है, 42 ईयर्स के मेल हैं, 6-7 साल से उनकी मिठाई की दुकान है, स्वीट शॉप है। उसके पहले 16 साल तक उन्होंने इलेक्ट्रिकल्स का काम किया। 2 महीने से फियर और एंजाइटी की प्रॉब्लम रह रही है। 2 मंथ्स पहले लंच किया, उसके 10-15 मिनट बाद अचानक से डर महसूस हुआ और सिर में धुआं जैसा लगा। भांग के नशे टाइप महसूस होने लगा था। कोई विचार घूम रहे हों, बात अंदर ही अंदर एकदम फास्ट फास्ट घूम रही हो। ये उनकी सेंसेशन है। ठीक है ना? वो बता रहे हैं कि मेरे को महसूस क्या हुआ। तो सेंसेशंस ऑलवेज कम फ्रॉम द पेशेंट हिमसेल्फ। ये सब्जेक्टिव सिम्टम्स हैं, तो ये सिर्फ पेशेंट ही बता सकते हैं, उनका कोई अटेंडेंट नहीं बता सकता भी उस इंसान ने कैसे महसूस किया। चक्कर महसूस होते थे, शरीर सुन्न हो गया था, बात नहीं कर पा रहे थे, दिमाग काम नहीं कर रहा था। पहले विचार आते हैं ऑटोमेटिक, फिर एकदम से डर लगने लग जाता है। अटैक होता है जब पैरों में गर्मी महसूस होती है, बोथ फीट्स। ठंडा पानी डालने पर ठीक लगता है। तो जब भी ऐसे एपिसोड होते हैं, अटैक होता है, साथ में पैरों में से गर्मी निकलती है, ऑटोमेटिकली अपने आप से विचार आने शुरू हो जाते हैं काफी सारे। ठीक है, फिर एकदम से उनसे डर लगना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसी टाइम बोल रहे थे कि पास में एक मेडिकल स्टोर था, वहां जाकर बीपी चेक करवाया तो 160/62 बीपी था। बीपी की मेडिसिन ली, फिर वो कंट्रोल हो गया। आफ्टर 2-3 डेज हॉस्पिटल गए, वहां पर डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर ने लिपिड प्रोफाइल के टेस्ट लिख दिए, उसमें कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा बढ़ाया। फिर 2-3 दिन में बीपी कंट्रोल हो गया। बीपी की मेडिसिन कंटिन्यू की 6-7 दिन तक। उसके बाद से बीपी एकदम ठीक है, और साथ में डर वाली फीलिंग 5-7 दिन तक कंट्रोल रही। उसके बाद की बात है जब पहला अटैक हुआ। उसके बाद दोबारा कुछ दिन बाद डर लगने लग गया। फिर अभी 1 वीक पहले सारे टेस्ट करवाए, लिपिड, ईसीजी, शुगर, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है। दिमाग में एक सोच बन गई है, डर वाली फीलिंग नहीं जा रही। ठीक है? तो तब से अभी क्या हो गया कि कॉन्टिन्यूस डर वाली फीलिंग लगी रहती है, दिमाग में सोच लगी रहती है। बॉडी में कोई भी एक्टिविटी हो, कहीं भी पेन हुआ, तो अंदर ही अंदर डर वाली फीलिंग आती है। माइंड घूम जाता है एकदम से, और बॉडी में एकदम से वीकनेस बहुत हो जाती है। अगर सिर में दर्द हुआ तो एकदम से डर लगने लग जाएगा कि पता नहीं क्या हो गया। तो अभी जब उन्होंने मेडिसिन शुरू की, उसके 2 दिन पहले उन्होंने इंसिडेंसेस बताए कि कोई बात कर रहा था लड़ाई की, कि कहीं पे किसी की लड़ाई हुई, उसकी कोई बात कर रहा था, तो एकदम से डर वाली फीलिंग स्टार्ट हो गई अंदर ही अंदर। फिर बात किया, माइंड डाइवर्ट किया, तब थोड़ा रिलैक्स हुआ। कई बार एपिसोड 10-15 मिनट चलेगा, फिर रिलैक्स होगा। अभी भी दिन में 1 या 2 बार ऐसा होता है। कभी कभी खाने के बाद आराम मिलता है, कभी नहीं मिलता। कई बार कॉन्टिन्यूस, कई बार सुबह ही होगी, कई बार शाम को, कोई टाइम नहीं है खास। अभी तो ठंडे पानी से नहाने में भी डर लगता है, सांस रुक जाएगी, ये डर लग जाता है। ठंडे पानी से नहाया तो एकदम सांस रुक जाएगी। चना खाते टाइम डर लग जाता है कि अगर चना खा रहा हूँ तो गले में फंस गया, उससे सांस रुक जाएगा। ठीक है ना? तो ऐसा हमेशा एक डर लगा रहता है। कोई भी पेन होगी, हेडेक होगी, तो उससे डर लगने लग जाता है। नहाने लगे तो डर लगने लग जाता है, कुछ खाने लगे तो डर लगने लग जाता है।
15 दिन से साथ में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का हेडेक रहता है। पास्ट हिस्ट्री में ट्यूबरक्लोसिस हुआ था 2004-5 में। स्मोकर हैं 20-22 ईयर्स की एज से, लेकिन अभी 3 साल से क्विट किया हुआ, छोड़ा हुआ। घर में 2 बच्चे हैं, मदर हैं, वाइफ है, ठीक है ना। बच्चे 16-18 साल के हैं। फादर की लिवर कैंसर से डेथ हो गई थी 2000 में। थर्स्टी हैं, एपेटाइट नॉर्मल है। 2 महीने पहले भूख प्यास नहीं लगती थी, ठीक है, जब पहले हुआ है इनको। बहुत डर लगता था खाने पीने से भी डर लगने लग गया था, हर चीज से। बहुत वीकनेस हो गई थी 10-11 दिन में, सेहत एकदम डाउन हो गई थी। बट जनरली कांट कंट्रोल हंगर शुरू से ही, ठीक है ना। अगर उसी टाइम नहीं मिला खाना तो फिर भूख खत्म हो जाती है। करेले की सब्जी अच्छी लगती है, मीठा नहीं अच्छा लगता। माँ की दाल है वो नहीं अच्छी लगती, अगले दिन घबराहट वगैरह ज्यादा बढ़ जाती है उसको खाने से। यूरिन स्टूल्स नॉर्मल है, पर्सपिरेशन प्रोफ्यूज है लेकिन एक्सर्शन पे। पानी से डर लगता है शुरू से, झूले पे नहीं बैठ पाते, उससे भी डर लगता है। नेचर शुरू से मतलब की बात करना ही ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा बातें करना अच्छा नहीं लगता। जब पूछा गया कि क्या होता है ज्यादा बातें करने, वो बोलते हैं कि भाई ज्यादा बात करने से लगता है कि दिमाग खर्च हो रहा है, मुझे पसंद ही नहीं है ऐसा ज्यादा बात करना, तो ही प्रेफर्स टू बी अलोन, अकेला रहना ज्यादा अच्छा लगता है। गुस्सा ज्यादा आता है बहुत जल्दी, एंगर इरिटेबल हो जाते हैं। 2-3 साल से और भी ज्यादा हो गया है। जो बात मुझे अच्छी नहीं लगती उस पर गुस्सा आता है, बट अंदर ही अंदर रख लेता हूँ। मेमोरीज वीक फ्रॉम 4-5 ईयर्स, स्पीड बहुत फास्ट है खाने की, चलने की। इवन जब मेरे साथ बात कर रहे थे तो बड़ी फास्ट बात कर रहे थे, ठीक है ना। क्यों क्यों फास्ट है? क्योंकि पीछे जल्दी होती है, हमेशा हरिडनेस होती है कि काम को जल्दी जल्दी खत्म कर दें बस फटाफट। हर जगह टाइम से पहले पहुंचता हूँ। कोई आगे से कुछ बोल दे उसके लिए प्रिपेयर्ड रहता हूँ। मेरी सहन शक्ति ज्यादा नहीं है, अगर कोई कुछ बोल दे तो बुरा लगेगा, और अगर कुछ आदमियों के सामने बोला तो और ज्यादा बुरा लगता है। 12th तक ही पढ़े हैं, ठीक है ना। थिन बिल्ड है, टेस्टी स्पीच है, फास्ट हरिड। तो ये उनका केस है। तो सबसे पहले केस में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है? हाँ जी। गुड इवनिंग भैया। हाँ जो जी, गुड। अटैक है वो हार्ट बीट के साथ स्टार्ट होते हैं। हाँ जी। जो उनकी पैनिक अटैक है वो हार्ट बीट के साथ स्टार्ट होते हैं, मतलब हीट फीट में। एंजाइटी के साथ हॉट फीट होते हैं, ठीक है, ठीक है जी। और किसी को केस में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगा? सर छोटी छोटी बातों पर डर जाता है। ठीक है गुड इवनिंग सर। जी। सर नहाने से बाद से सांस रुक जाता है, ऐसा फील होता है। चना खाने से फील होता है कि सांस रुक जाएगी। और सर जब एंजाइटी जब होती है तो भांग जैसा लगता है कि भांग कुछ खा लिया है, भांग टाइप का कुछ। तो क्या लेंगे इसमें, मतलब क्या इंपॉर्टेंट है? सर कि कि ब्रीथलेसनेस हो रहा है इसमें, ब्रीथलेसनेस हो रहा है नहाने के बाद, या फिर नहाने से ब्रीथलेसनेस हो रहा है कि सांस रुक जाएगी ऐसा लग रहा है। तो सर वो ये तो काफी इम्पोर्टेंट है। होता नहीं उनको, उनको डर होता है कि भी हो ना जाए। जी। तो जैसे उन्होंने बोल ही दिया कि छोटी छोटी बातों से डर लग रहा है, अगर हम कुछ जनरली लिखते हैं। जब बहुत सारी चीजों से डर लगता है ना, तो फिर एक डर नहीं उठाते कभी भी, उसको जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं, जी। ठीक है ना। तो एक जनरल है कि उनको छोटी चीजों से डर लगता है। किसी ने लिखा है कि टीबी की पर्सनल हिस्ट्री है, वो इम्पोर्टेंट है। चलिए ठीक है। तो सर कोई भी डिजीज पढ़ने से उन्हें डर लगता है, फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिजीज। कोई भी डिजीज उनको ऐसा लगता है, उनका कोई भी पेन है तो उनका लगता है कोई मुझे ये ना हो जाए, कोई डिजीज भी बढ़ ना जाए तो उनको लगता है कोई
किसी भी चीज से उन्हें डर लगता है, कोई भी हेडेक हो रहा है तो वो आगे बढ़ ना जाए, और जैसे कि मैंने पूरे केस में कहीं पे भी ये जिक्र नहीं किया कि उनको किसी बीमारी से डर लगता है, ठीक है ना। इसी बात की मैं हर बार बात करता हूँ कि स्पेकुलेट नहीं करना हमें कि वो ऐसा सोचते होंगे, ठीक है। मैंने पूरे केस में ये नहीं बोला कि उनको किसी बीमारी से डर लगता है, या जब उनको हेडेक होता है तो उनको ये लगता है कि मेरे को कोई और बीमारी ना बन रही हो। तो इनकी स्पीड फास्ट है, हरीड है, सहन शक्ति इनकी कम है, और इनकी सहन शक्ति जैसे कि कम है, हाँ ठीक है, और वो आप कह बर्दाश्त सकते नहीं कर पाते हैं, हैं, लेकिन स्पीड एक फास्ट है। हमेशा ध्यान रखनी है कि स्पेकुलेट नहीं करना है, ऐसे नहीं उठा लेना फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिजीज। आप कंफर्म कीजिए ऐसा कुछ है कि नहीं है, ठीक है। हाँ, आपने बाकी तो 2 पॉइंट बोले कि एक स्पीड फास्ट है और एक सहन शक्ति कम है उनकी। तो बेसिकली एंग्री कॉन्स्टिट्यूशन है, तो और उनकी जो बेसिक स्पीड है, डिस्पोजिशन की स्पीड है, वो फास्ट है। हाँ, और जो कुछ को- बोल नहीं सर पाते बहुत ही फियरफुल, हाँ जी, सर बहुत ही फियरफुल, टिमिड और मतलब वीक विल्ड रेमेडी है कि जैसे ही उसको कुछ होता है तो वो फटाफट रिसोर्सेज के लिए भागना शुरू कर देता है, और फुल ऑफ फियर से वो भी टिमिडिटी और उसका जो मतलब वीक नेचर है अंदर से वो शो करता है। चलिए मैं यहीं पे एक बार रोक के ना आपसे बात करता हूँ जनरली सबसे। विल और फियर ये 2 अलग अलग चीजें हैं। क्या इनको ऐसे हमें लेना चाहिए कि कोई भी एंजाइटी या पैनिक अटैक वाला इंसान है तो ही हैज टू बी वीक विल्ड? Fear is coming from your emotions, will is a different thing, it is coming from a different part of your disposition or your mind, ठीक है ना। तो इन दोनों को कभी भी ओवरलैप नहीं करना कि अगर कोई इंसान डरता है या ऐसे कोई उनको एंजाइटीज हैं या कोई ये है उसकी विल भी वीक होगी। आपके जितने भी मेटेलिक रेमेडीज हैं, चाहे वो प्लेटिना है, ऑरम है, फेरम है, हम इनको बोलते हैं कि जनरली स्ट्रॉन्ग विल्ड हैं, लेकिन उनके भी अपनी अपनी एंजाइटीज हैं। विल इज सीन इन एक्शन, कि इन डरों को, इन एंजाइटीज को ओवरकम करके, ओवर पावर करके इंसान क्या कर सकता है जीवन में, ठीक है ना। दैट शोज योर विल। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। अगर कोई ऐसे डरता है या कोई उसके पर्टिकुलर डर है या कोई ऐसी घबराहट है, कोई ऐसी जीवन में सिचुएशन होगी, तो उसको सीधा सीधा हमने टैग नहीं लगा देना कि ही इज अ वीक विल्ड पर्सन। विल एक कंप्लीटली डिफरेंट इशू है, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे उसके इमोशन जो है वो ओवर पावर कर रहे हैं। जब हमारी विल ओवर पावर कर लेती है इमोशंस को तो हम बोलते हैं कि विल स्ट्रांग है, ठीक है ना। लेकिन अभी कुछ तो हो सकता है, कुछ वो जो दिन के कई ऐसे काम करता है जहां पे वो बाकियों को लगे नहीं जी हिम्मत वाला इंसान है ये, तो वैसे तो ऐसे तो इसमें हिम्मत बहुत है। बीच बीच में ऐसे एपिसोड आ जाते हैं इसमें, वैसे तो बहुत हिम्मती है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है हमेशा कि जो विल और ऐसे एंजाइटी के एपिसोड हैं ये 2 अलग अलग चीजें हैं। हाँ, किसी की डिस्पोजिशन ही ऐसी हो जाए कि नहीं जी मेरे से तो कुछ नहीं होगा, मैं नहीं कुछ भी कर सकता, और वो करता भी कुछ नहीं है, देन हम बोलते हैं कि नहीं यार इसकी विल ही वीक है। डर वहां पे भी होंगे, लेकिन विल होती है उन डरों को कुछ समय के लिए ओवर पावर करके कोई ना कोई एक्ट कर लेना। हो सकता है बाकी का दिन करता हो, एपिसोड आ रहे हैं उसको 3-4 दिन आते, 3-4 बार आते हैं दिन में, या 2-3 बार आते हैं दिन में एपिसोड, लेकिन बाकी का दिन ये नहीं कि मेरे को ऐसा हो जाएगा तो मैं करूँ ही ना कुछ। हाँ, उसका स्पेसिफिक है कि जैसे थोड़ा नहाने को लेके या थोड़ा कुछ खाने पीने को लेके कि कोई घटना ना घट जाए मेरे साथ, ठीक है ना। सो उसको प्लेनली वीक विल्ड नहीं बना लेना हमने, पहले तो ये ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रॉन्ग विल्ड जो जनरली रेमेडीज हैं उनमें भी आपको एंजाइटी के अटैक्स या पैनिक अटैक्स जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो फिर आप उस तरफ सोचोगे ही नहीं कि ये दवाइयां भी हो सकती हैं, ठीक है जी। चलिए, और Sir, can't control hunger. ठीक है, हंगर नहीं कंट्रोल कर सकता, और
सर थर्स्टी है और पानी से डर लगता है, झूले पर भी नहीं बैठ पाता है। स्पेसिफिक मैंने अभी बोला आपको, अभी हम फियर नहीं लेंगे क्योंकि ये उसकी ओवरऑल जो एंजाइटीज जी हैं इसी का पार्ट है। जी सर। सर ज्यादा बातें करना उससे नहीं पसंद। ठीक है, दिमाग इंट्रोवर्ट रेमेडी है, रिजर्व्ड रेमेडी है। और देखिए जब भी किसी भी केस में कोई सिम्टम कितना इंपॉर्टेंट है ये डिपेंड करता है उसकी इंटेंसिटी के ऊपर कि और सिम्टम की इंटेंसिटी कैसी है, वो सिम्टम अनकॉमनली या स्ट्राइकिंग कितना है, ठीक है ना। ये डिसाइड करता है कि कोई भी सिम्टम इंपॉर्टेंट या उसकी वैल्यू कैसे बढ़ती है किसी भी केस में। अब इन सब सिम्टम में आपने में से कईयों ने कई सिम्टम्स बोले, एक सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म भी लिखा हुआ है, ठीक है। मैं हर बार बोलता हूँ कि मेरे को एक इंसान दिखाओ दुनिया में जो सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म नहीं है, जिसमें इट इज अ वेरी कॉमन थिंग, ठीक है ना। सो गो फॉर थिंग्स विच आर अनकॉमन, गो फॉर थिंग्स विच आर स्ट्राइकिंग, गो फॉर थिंग्स विच आर कैरेक्टरिस्टिक। और वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है सिम्टम की, कि कोई भी सिम्टम कितना इंटेंसिफाइड है किसी, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर केस अगर इसमें हम देखें, ये जो डर है उसके, ठीक है ना, अभी हमने बात की, अभी नहाने से भी डर लगता है कहीं सांस ना रुक जाए, कोई खाने से डर लगता है कोई चीज गले में ना फंस जाए, ठीक है ना। माँ की दाल खा लो जी तो अगले दिन घबराहट बहुत होती है, इसलिए फिर उसको भी खाने से डर लगने लग जाता है, ठीक है ना। देयर इज बेसिकली फियर ऑफ वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स। कोई बड़े वो नहीं, किसी ने लड़ाई की बात कर ली, उनकी लड़ाई होगी उससे डर लगना शुरू हो गया, ठीक है ना। तो नॉर्मल बातें हैं ना, नॉर्मल चीजें हैं। सर्दियों में हम नहाते हैं अगर ठंडे पानी में, थोड़ा सा एक बार तो होता ही है, सबको ही होता है, वो नॉर्मल है, उसकी तो आदत पड़ी होती है हमें शुरू से। थोड़ी ठंड लगती है एकदम से ऐसे, हाँ, सांस एकदम होता है, उसकी तो हमें आदत पड़ी हुई है, बच्चे को भी होता है छोटे से, लेकिन वो डरता नहीं है ऐसे। तो छोटी छोटी चीजों से डर लगने लग गया है, बहुत छोटी चीजों से। दिस शोज द इंटेंसिटी ऑफ द सिम्टम, कि ये चीज जनरली होती नहीं तो सभी करते हैं, इनको क्यों डर लग रहा है इन चीजों से, ठीक है ना। सो एंजाइटी फ्रॉम ट्रिफल्स, छोटी छोटी चीजें जो हैं वो एंजाइटी, वो डर पैदा कर रही है अंदर, पहली तो ये चीज है। दूसरा किसी ने बोला था कि एंजाइटी के साथ पैरों में से सेक निकलता है, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है कि एंजाइटी के साथ सिम्टम्स क्या क्या आते हैं। एक और जो आपने मिस किया वो है जो उन्होंने बोला कि एकदम से फास्ट 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 थॉट्स आने लग जाते हैं, है ना। डलनेस ड्यूरिंग एंजाइटी का कॉमन थिंग, तो वो जो बोलते हैं कि भांग के नशे जैसा लगता है या ऐसा, वो कॉमनली होता है, तो वो आप नहीं लेंगे उस चीज को। लेकिन इतने फास्ट रश ऑफ थॉट्स जो होता है एंजाइटी का, ठीक है ना, दिस बिकम द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट एंजाइटी। तो इन जनरल जो उनकी डिस्पोजिशन है, हॉट है, थर्स्टी है, कैन नॉट बेसिकली टॉलरेट हंगर, क्विक है, एंटीसिपेशन है, ठीक है। तो इन सब चीजों को कंसिडर करके प्लस ये जो मैंने आपको एंजाइटी के सिम्टम्स बताए उनको कैलकेरिया आयोड दी गई, ठीक है ना। एंड आफ्टर फर्स्ट डोज, आफ्टर 1 month ऑफ दिस थिंग, नेक्स्ट ही टाइम उन्होंने बता दिया था कि 80-90% मेरे को आराम है, और उसके बाद मेरे ख्याल से दोबारा कोई एक आधी बार शायद रिपीट की हो, अगर की हो तो, अदरवाइज उसको पिछले 1 साल में रिपीटिशन की भी जरूरत नहीं पड़ी उनको। तो थोड़े से कुछ सिम्टम्स हैं कैलकेरिया आयोड के, ज़्यादा इसके हमें सिम्टम्स नहीं मिलते हैं, लेकिन जो थोड़े बहुत मिलते हैं जो इसकी थोड़ी सी हमें डिस्पोजिशन के बारे में बताते हैं, ठीक है ना। जब आपको ऐसे एंजाइटी अबाउट ट्रिफल्स मिले, बहुत स्ट्रांगली होता है कैलकेरिया आयोड में, ठीक है ना। छोटी छोटी चीजें, ट्रिफल्स को समझिए। ट्रिफल्स क्या होते हैं कि जो चीजें हम जनरली कॉमनली इग्नोर कर देते हैं लोग, हम कॉमनली इग्नोर कर देते हैं, उनसे एंजाइटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। हम कॉमनली इग्नोर कर देते हैं, ये नहीं कि आपके हिसाब से इग्नोर हो रहा है, सॉरी
एज एन ऑब्जर्वर आपके हिसाब से वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ आए, हस्बैंड की कॉमन होती है शिकायत कीजिए तो छोटी छोटी बात पे ही चिंता करती रहती है। हस्बैंड के हिसाब से जो चीज छोटी है वाइफ के हिसाब से वो चीज छोटी नहीं। तो इसको नहीं उठा के ले लेना कि एंजाइटी फॉर ट्रिफल, या आप डॉक्टर हैं आपके हिसाब से वो जो चीज है सामने वाले की एंजाइटी की वो छोटी है तो उसको ले लो ट्रिफल्स, नहीं। नॉट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, इट हैज टू बी एक्चुअली ट्रिफल। इस बात को समझना है, ये डिफरेंशिएशन रखनी है अपने दिमाग में, ठीक है ना। हस्बैंड के हिसाब से वाइफ जितनी भी बातों पे ऊपर चिंता करती है सब फालतू ही है, ऐसी लगी रहती है सारा दिन फिक्र, ठीक है ना। लेकिन वो जो उनके फिक्र है उनके नजरिए से वो सही है, और वो कॉमन फीमेल्स को अगर देखेंगे तो उनके हिसाब से भी सही है। तो वन सेक्शन ऑफ सोसाइटी नोज के ये चीजें सही हैं, तो वो ट्रिफल्स नहीं है। ये आपके हिसाब से, डॉक्टर के हिसाब से भी यार ये तो क्या मदर है बच्चे को लेके ऐसे ही करती रहती है, खाना नहीं खाया दूध नहीं पिया है तो छोटी छोटी बातों पे करती है, तो दिस इज ट्रिफल। नो, दिस इज नॉट ट्रिफल। अगर आप मदर्स को देखो तो मदर्स के लिए सभी चीजें इंपॉर्टेंट है कॉमन, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज ट्रिफल इज कि जो सबको ये लगे यार कोई है ही नहीं बात, उसमें क्या है, नहाने में क्या है, सबको होता थोड़ा सा तो हो जाएगा, उसमें क्या है। चना खाने में क्या हो, कहाँ पे फंस जाएगा गले में जाके, उसे क्या हो जाएगा, अगर फंस भी का तो निकल ही जाता है चना तो, ठीक है ना। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रिफल। कोई लेडी है उसको झाड़ू मारने से डर लगता है, ठीक है ना, कि डस्ट उड़ी तो मेरे तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना, झाड़ू कहीं लग रहा है वहां पे नहीं जा रहा। छोटी छोटी बातें जो हैं वो ट्रिफल्स जो हैं वो उसको घबराहट देती हैं, एंजाइटी प्रोड्यूस करती हैं उसको। देन यू हैव टू टेक दिस। अनदर थिंग इज एंजाइटी विद ट्विचिंग्स। जब भी नर्वस प्रॉब्लम, ब्रेन की प्रॉब्लम, नर्व्स की प्रॉब्लम आती है कैलकेरिया आयोड में, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज एसोसिएटेड विद ट्विचिंग। हालांकि हमारे केस में ऐसे नहीं था, लेकिन एक और केस था ऐसा ही कैलकेरिया आयोड का, जहाँ पे, और ये मटीरियल मेडिका में भी ये चीज दी गई है हमारी जगह पे, कई जगह पे, कि एंजाइटी एसोसिएटेड विद ट्विचिंग, जो मसल्स हैं कहीं ना कहीं ऐसे ट्विचिंग पार्ट्स में शुरू हो जाती है। तो जनरली mirthful people, generally cheerful people who are suddenly overcome by anxiety। और एंजाइटी में क्या होता है, जो इस पेशेंट में भी देखने को मिला, कि फास्ट रश ऑफ थॉट्स एज इफ समथिंग इज स्ट्रांगली पासिंग थ्रू माइंड। कोई ऐसी चीज जो कि बहुत स्ट्रांगली दिमाग में से ऐसे ना होके गुजर रही है, इतना फास्ट रश ऑफ थॉट्स होता है। पेशेंट ये बोलते हैं डॉक्टर साहब विचार कई आने लग जाते हैं, लेकिन एक है कि भाई बहुत तेज आते हैं जी, पता ही नहीं लगता इतनी तेज कैसे आते हैं। कॉमनली मेरे को इतनी तेज विचार नहीं आते, बट एट दैट पर्टिकुलर टाइम जब मैं एंजाइटी में, तो कई विचार इतनी फास्ट आते हैं, इतनी फास्ट होके गुजर रहे हैं, और फिर उससे घबराहट शुरू हो जाती है। एंजाइटी अटैक्स फॉलोड बाय ग्रेट सैडनेस, दिस इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैलकेरिया आयोड। वो जो एपिसोड होता है, ठीक है ना, पहले तो ना इसमें एक कॉमनली जो कैलकेरिया आयोड में देखने को एक और चीज क्या मिलती है, कि जो एंजाइटी है वो एक कॉमन पार्ट नहीं होता। जैसे कैलकेरिया में वो एक कॉन्टिन्यूस पार्ट बन जाता है एंजाइटी का, रहती हुई है हमेशा घबराहट। कैलकेरिया आयोड में इट इज ऑल द टाइम पैरोक्सिस्मल, एपिसोडिक पैरोक्सिस्मल रहते हैं जो एंजाइटी के एपिसोड्स होते हैं, ठीक है ना। सो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं बनता, कांस्टेंट नहीं बनता वो, ये ध्यान में रखना है इसका। सो एंड दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय ग्रेट सैडनेस, बहुत लंबी उदासी साथ में आती है। हीट फ्रॉम पार्ट्स व्हेन एंग्शियस, जैसे कि इसमें पैरों में से सेक निकलता है, कहीं पे भी हो सकता है, वो बोल सकता है भी चेहरे में से निकलता है मेरे सेक, ठीक है ना, ये आयोडियम का कैरेक्टरिस्टिक भी है, तो उसको हीट पार्ट्स में से महसूस होती रहती है, भी निकल रही है मेरे। सो जो एंजाइटी की पिक्चर आती है कैलकेरिया आयोड में, वो कुछ ऐसी आती है जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। अगर इनमें से आपको 2, 3, 4 सिम्टम उसमें मिल रहे हैं उसकी एंजाइटी में, ठीक है ना, स्ट्रांगली मिल रहे हैं, इंटेंसिफाइड मिल रहे हैं, देन यू कैन थिंक अबाउट कैलकेरिया आयोड along with the disposition कि he has to be fast, quick, hot, thirsty people, angered very easily,
बहुत जल्दी गुस्सा आता है इनको, जनरली इम्पेशेंट होते हैं, खाने में जो है वो इम्पेशेंट है, ठीक है ना। और ये जो इसमें सिम्टम था वो जनरली आपको कैलकेरिया आयोड और आयोडियम्स में भी मिलता है, क्या कि दे आर इम्पेशेंट फॉर फूड बट हंगर सडनली वैनिशेस इफ द फूड इज नॉट गिवन इमीडिएटली। अगर खाना एकदम से ना मिले तो भूख चली जाती है, ठीक है ना। फिर वो जो भूख है वो इरिटेबिलिटी, गुस्से का रूप ले लेती है। अगर उसको फिर पूछो भूख लगी है तेरे को, नहीं मेरे को नहीं भूख लगी, मेरे को भूख नहीं लगी। फिर थोड़ी देर बाद, आधे पौने घंटे बाद, 1 घंटे का, फिर बोलेगा भूख लगी है, ठीक है ना। फिर अगर उसको मिल गया खाना तो ठीक है, काम डाउन भी हो जाता है, भूख भी उसकी ठीक हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन अगर ना मिले तो फिर ऐसे, और जितना वो भूखा रहता है उतना ही उसका गुस्सा, इरिटेबिलिटी बढ़ती जाती है, ठीक है ना। सो दिस इज बेसिकली अ शॉर्ट डिस्पोजिशन ऑफ कैलकेरिया आयोड। लेकिन इसमें जो ज्यादा हमने आज बात करनी थी कि उसके जो एंजाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, ठीक है ना। सो दीज आर फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज एंजाइटी एंड जनरली यू विल फाइंड देम टू बी चीयरफुल पीपल, ऑल्दो रिजर्व्ड, लेकिन चीयरफुल होते हैं, कोई ज्यादा उदास रहने वाले या ज्यादा इसमें हमेशा ही गुस्से में नहीं, गुस्सा जल्दी आ जाता है, ठीक है ना, लेकिन ऐसे जनरल एंग्री रेमेडीज नहीं होती। चलिए मैंने वो क्या शेयर ही नहीं किया था, अरे बता दूं मेरे को लगा मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है। किसको ये स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है, ले लीजिए इसका, स्लाइड्स का। ठीक है ना। सो मैं इनके बारे में बात कर रहा था कि 5 पॉइंट्स है कैलकेरिया आयोड की एंजाइटी के बारे में। एंजाइटी अबाउट ट्रिफल्स, एंजाइटी विद ट्विचिंग, mirthful people suddenly overcome by anxieties, fast rush of thoughts as if something is strongly passing through mind, then anxiety attacks followed by great sadness and heat from parts when anxious. Okay? Quick fast people, hot thirsty, खाना चलना फास्ट फास्ट करते हैं, ठीक है ना। आयोडीन में जनरली एनर्जी बहुत होती है, ऑल्दो कैलकेरिया आयोड में इतना नहीं मिलेगा, स्पेशली आफ्टर एंजाइटी। ग्रेट वीकनेस आफ्टर एंजाइटी, वो भी एक पॉइंट है इसका, ठीक है ना। एंजाइटी के बाद बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, लेकिन बहुत और रेमेडीज भी हैं जिनमें ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो वो मैंने ज़्यादा मेंशन नहीं किया उस पार्ट के बारे में, क्योंकि वो हमें काफ़ी रेमेडीज में देखने को मिलता है कि बहुत वीकनेस आ जाती है आफ्टर दी एंजाइटी अटैक्स, ठीक है ना। सो सिमिलरली कैलकेरिया आयोड में भी ये होता है, बट जनरली आयोडियम्स आर मोर वेरी एनर्जेटिक पीपल। लेकिन एक होता है भी आयोडीन को ना समझ में नहीं आती मैं एनर्जी लगाऊं कहाँ, ये नहीं पता होता आयोडीन्स को, जो मेरी एनर्जी है मैं इसको लगाऊं कहाँ पे, ये शेप अप नहीं होता। तो सारा दिन आपको देखेंगे आयोडीन ना अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं, इधर चले गए उधर चले गए, उठ के बैठ गए, यहाँ राउंड लगा के आ गया, ठीक है ना। पहले ही बोला कि अगर उसको 10 काम दिए ना, बताता हूँ मैं हमेशा आयोडीन में, अगर उसको 10 काम दिए तो उसने पहले एक काम करके आ जाना है, फिर दूसरा काम करके आ जाएगा, तीसरा काम, तो एक टाइम में नहीं सब काम करके आता। तो उसको होता कि भाई थोड़ा ना चलता फिरता रहूं तो ज़्यादा है, टाइम पास हो जाएगा मेरा, दिन निकल जाएगा। नहीं तो उसको समझ में नहीं आती भी इतनी एनर्जी का करूँ क्या है। रात को लेटा जाके बेड के ऊपर उसने वैसे उठ के बाहर निकल जाना, भी चलो कुंडियाँ ही देख आता हूँ, फिर आके लेट गया, फिर देखने चला जाएगा भी कोई स्विच तो नहीं ऑन है, चलो वो देख आता हूँ, ठीक है ना। फिर बहुत ज्यादा जब नींद आती है फिर जाके सोता है। चलिए अब जो हमारा ऑर्गेनन का पार्ट है उसको करते हैं। लास्ट हमने 160 तक कर लिया था, आज 161 से शुरू करते हैं। So when I hear limit, the so-called homeopathic aggravation, or rather the primary action of the homeopathic medicine that seems to increase somewhat
the symptoms of the original disease to the first or few hours, that is certainly true with respect to disease of a more acute character. बोला मैं यहाँ पे कुछ लिमिट कर रहा हूँ होम्योपैथिक एग्रावेशन के बारे में। फिर उन्होंने बोला कि होम्योपैथिक एग्रावेशन भी नहीं, ज्यादा सही वर्ड है कि प्राइमरी एक्शन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, ठीक है ना, कि जो होम्योपैथिक एग्रावेशन है, जो प्राइमरी एक्शन है होम्योपैथिक मेडिसिन का, ये हमें पहले कुछ घंटों में देखने को मिलता है जब डिजीज ज्यादा एक्यूट कैरेक्टर की हो और रीसेंट ओरिजिन की हो, अभी शुरू हुई है बीमारी, ठीक है ना। बट वेयर मेडिसिन ऑफ लॉन्ग एक्शन हैव टू कॉम्बैट अ मेलेडी ऑफ कंसिडरेबल और ऑफ वेरी लॉन्ग स्टैंडिंग, लेकिन जहां पे दवाइयों को एक ऐसी बीमारी के साथ लड़ना है जहां पे बीमारी काफी लंबे समय से चली आ रही है, जो कि क्रॉनिक डिजीज है, वेयर वन डोज कॉन्सिक्वेंटली मस्ट कंटिन्यू टू एक्ट फॉर मेनी डेज, जहां पे हमने एक डोज दे दी और दे के छोड़ दिया क्योंकि उस डोज को कुछ दिन चाहिए एक्ट करने के लिए, वी देन occasionally see during the first 6, 8 or 10 days the occurrence of some such primary actions of the medicine. तो पहले जो 6, 8, 10 दिन होते हैं उनमें हमें ये चीजें देखने को मिलेंगी कि जो होम्योपैथिक एग्रावेशन है वो चल रही है। Some such apparent increase of the symptoms of the original disease lasting for 1 or several hours, whilst in the intervening hours amelioration of the whole malady is perceptible. इससे ज्यादा क्लियरली आपको कोई भी नहीं बता सकता ये देखने के लिए कि जो आपने मेडिसिन दी है वो सही है कि गलत है, ये कैसे पता लगाया जाए। इससे क्लियरली, ये जो एफोरिज्म है, इससे क्लियरली नहीं बता सकता। जब आपने मेडिसिन दी पहले 6, 8, 10 दिन जो आपके डिजीज के सिम्टम्स हैं बिकॉज ऑफ द होम्योपैथिक एग्रावेशन वो इंक्रीज करेंगे, लेकिन इंक्रीज कैसे करेंगे, ठीक है ना। अब ये भी है लास्टिंग फॉर 1 और सेवरल आवर्स, रोज कुछ घंटों के लिए, 1 घंटे के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ सिम्टम सब नहीं, कुछ सिम्टम इंक्रीज कर जाते हैं, कुछ सिम्टम बढ़ जाएंगे, लेकिन जो बाकी के घंटे हैं जहां पे वो एग्रावेशन नहीं हो रही, उन्हीं 6, 8, 10 दिनों में, पहले जो 6, 8, 10 दिन है, you will see the amelioration of whole malady is perceptible. बाकी का जो समय है उस समय में आपको ये देखने को मिलेगा कि जो बाकी की डिजीज है वो आराम आना शुरू हो गया है। सो दोनों चीजें साथ में चल रही हैं, ये नहीं कि सारे के सारे सिम्टम ही एग्रावेट कर जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा। तो कुछ घंटे, और वो भी ये नहीं कि सारा दिन ही चलता रहेगा वो चीज, वो भी आपकी फिर दवाई गलत है या आपने डोज ही बहुत ज्यादा दे दी उसको, ठीक है ना। अगर इतनी प्रोलॉन्ग्ड, इतनी स्ट्रॉन्ग एग्रावेशन है तो या तो आपकी मेडिसिन गलत है या फिर आपने डोज बहुत स्ट्रॉन्ग दे दी उसको, बहुत बड़ी डोज दे दी, तो ये चीज होगी। अदरवाइज द एग्रावेशन, अगेन शुरू से पढ़ रहा हूं यहां से, ड्यूरिंग द फर्स्ट 6, 8 और 10 डेज द अकरेंस ऑफ सम, कुछ, not all, some such primary action of medicine, some such apparent increase of the symptoms, कुछ symptoms की apparent increase of the original disease lasting for 1 or several hours, 1 घंटे के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ symptoms की aggravation होगी, whilst while in the intervening hour, जो कि बीच के घंटे हैं, तब क्या होगा, amelioration of the whole malady is perceptible. तो पूरी बीमारी है, बाकी के जितने भी सिम्टम है, बाकी की जितनी भी डिजीज है, उसकी हमें उन घंटों में एमिल्ट्रेशन देखने को मिलेगी। डॉक्टर साहब कुछ दिनों के लिए पता, सर सुबह उठ के दुखता था, कुछ दिनों के लिए 5-7 दिन सर दर्द हुआ है, सर का भारा बन रहा है, बाकी सब ठीक चलता रहा, लेकिन होता भी थोड़ी देर के लिए था, आधे पौने घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, फिर अपने आप ठीक हो जाता था। लेकिन ये चीज रही है पहले 4-5 दिन, ठीक है ना। So after the lapse of these few days, the amelioration resulting from such primary action of medicine proceeds almost uninterruptedly for several days longer. और जब ऐसे पहले कुछ दिन निकल जाते हैं, 6, 8, 10 दिन निकल गए पहले, ऐसी एमिल्ट्रेशन के साथ प्राइमरी एक्शन खत्म हुआ उसका, तो उसके बाद जो एमिल्ट्रेशन है
वो बिना इंटरप्ट हुए, बिना किसी एग्रेवेशन के कई समय तक, काफी समय तक चलती जाती है। पेशेंट ठीक होता जाता है, आराम उसको आता जाता है। So footnote to aphorism 161. If the action of those medicines to which the longest duration of action is proper quickly expires in acute diseases, most quickly in those that are most acute, it is proportionately long lasting in chronic disease. अब यहाँ पे एक्शन ऑफ द मेडिसिन के ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना होता है दवाई का, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। कोई ऐसी मेडिसिन है जिसका लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, फॉर एग्जांपल सल्फर ले लो, तो जी सल्फर का बहुत लंबे समय तक एक्शन का ड्यूरेशन रहता है, लेकिन जब उसी को एक्यूट डिजीज में दिया जाएगा तो उसका एक्शन बड़े छोटे समय में खत्म हो जाएगा। अगर और भी एक्यूट है, मोस्ट एक्यूट है, उससे भी जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। बट प्रोपोर्शनेटली अगर क्रॉनिक डिजीज है तो उसमें बहुत लंबे समय तक रहेगा। तो ये नहीं कि मेडिसिन का एक्शन डिजीज के हिसाब से चेंज नहीं होगा, चेंज होगा, उसका भी डिपेंड करता है एक्यूट है, बहुत रिसेंटली एक्यूट है कि क्रॉनिक डिजीज है, उसके हिसाब से मेडिसिन जो है अपना जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो देखती है, वो तय करती है अभी कितना मैंने डीप इम्पैक्ट या कितना लंबे ड्यूरेशन तक इस एग्रावेशन को या उसको चीज को अपने प्राइमरी एक्शन को मैंने रखना है, ठीक है ना। अगर वो क्रॉनिक में सल्फर 10 दिन का कोई प्राइमरी एक्शन ले रही है, 12 दिन का, तो ये नहीं कि एक्यूट डिजीज में भी उसने 12 दिन अपना प्राइमरी एक्शन या एग्रावेशन रखनी है ना, उसमें कुछ घंटे कुछ मिनट के लिए करके उसने ठीक कर देना है पेशेंट को, ठीक है ना। It is proportionately long lasting in chronic disease of psoriatic origin, and hence it happens that the anti-psoriatic medicines often do not show any such homeopathic aggravation in the first hours, whilst they do so later and during various hours for the first 8 or 10 days. मतलब इसीलिए जो एंटीसोरिक रेमेडीज हैं जो हम क्रॉनिक डिजीज में देते हैं, तो पहले कुछ घंटों में कुछ नहीं दिखाती वो असर, कोई एग्रावेशन कुछ नहीं दिखाती, वो अगले आने वाले 8-10 दिन में दिन के कुछ घंटों के लिए अपना एग्रावेशन दिखाती है, वो भी कुछ सिम्टम्स का, ठीक है ना। सो यहां से ये समझ लेनी है हमने कि होम्योपैथिक एग्रावेशन डज नॉट मीन द एग्रावेशन ऑफ पेशेंट, कुछ सिम्टम्स की एग्रावेशन है ये नहीं कि आपका पेशेंट सर पकड़ के बैठ गया भी क्या दवाई ले ली मैंने, ये नहीं, तो उसके कानों को हाथ लगे कि आज के बाद होम्योपैथिक दवाई नहीं लेनी, ठीक है ना। जब हम एफोरिज्म 2 में बोल रहे हैं कि जेंटल है, तो जेंटलनेस होनी चाहिए उसमें, तो पहली तंग है बेचारा। और इसके लिए हमेशा ध्यान रखिए कि स्टार्ट योर केस विद अ वेरी स्मॉल डोज, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी होम्योपैथिक एग्रावेशन जो होती है वो लार्ज डोजेस की वजह से होती है, अननेसेसरी रिपीटिशंस की वजह से होती है, जहां पे जरूरत ही नहीं है। So next aphorism, sometimes happens owing to the moderate number of medicines yet known with respect to their true pure action, that but a portion of symptoms of the disease under treatment are to be met within the list of symptoms of the most appropriate medicine. Consequently, this imperfect medicinal morphic agent must be employed for lack of a more perfect one. बोल रहे कई बार ऐसे होता है, समटाइम्स वर्ड्स हैं, समटाइम्स नॉट मैनी टाइम्स, ठीक है ना। पहले तो ये बात, कई डॉक्टर्स हैं उन्होंने ऐसे एफोरिज्म्स को उठा के बहाना बनाया हुआ है अपने हिसाब से प्रिस्क्रिप्शंस करने का, इसीलिए मैं कुछ शब्दों के ऊपर जोर दे रहा हूं। समटाइम्स है, कई बार क्या होता है कि हमने जो मेडिसिन सिलेक्ट की वो सिर्फ एक पोर्शन ऑफ द डिजीज को ही मैच करके पूरे डिजीज पिक्चर को मैच नहीं कर पा रही, ठीक है ना। A portion of the symptom of the disease under treatment are to be met within the list of the symptoms of the most appropriate medicine. जो हमने most appropriate, most similarly में एक दवाई चूज की है, वो सिर्फ कुछ पोर्शन को ही हम देख रहे हैं, ये सारे चीजों को कवर नहीं कर पा रही है मेडिसिन। Again, this medicine does not contain all the symptoms of the disease or many more symptoms of the disease which are present in front of us. अब मैं एक और चीज ऐड करता हूँ, डॉक्टर हनीमन ने क्या लिखा हुआ है
owing to the moderate number of medicines yet known। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि मैं जब ऑर्गेनल लिख रहा हूं, हनुमान सर बोल रहे कि जिस दिन मैं ऑर्गेनल लिख रहा हूं, ये एफोरिज्म लिख रहा हूं, हमारे पास अभी मेडिसिन की नॉलेज या नंबर ऑफ मेडिसिन बड़ी कम है जिनका हमें ट्रू प्योर एक्शन पता हो। ऐसी मेडिसिन का नंबर अभी हमारे पास नहीं है। तो ये उस समय की बात थी, आज के लिए नहीं है कि आज हम ये बहाना बना लें कि ये कुछ सिम्टम है जी, इसके फॉस्फोरस के साथ मैच कर रहे हैं तो ये दे देते, चाहे वो बाकी के नहीं मिलते, क्योंकि डॉक्टर ने बोला हुआ है 162 में, एफोरिज्म 162 में, कि अगर ऐसा हो कुछ पोर्शन भी अगर मिलता है तो आप दे सकते हो। अभी तो प्रूविंग बहुत अच्छे से हो चुकी है, आज की डेट की ये बात नहीं है। समटाइम्स दिस हैपेंस। उस टाइम भी समटाइम्स था जब मेडिसिन अभी ज्यादा पता नहीं थी, उनका ट्रू प्योर एक्शन पता नहीं था, उस टाइम भी समटाइम्स था। और जब अब पता लगा, कई डॉक्टर इसको मैनी टाइम कर लेते हैं। ऑर्गेनल को वैसे पढ़ना जैसे ऑर्गेनल लिखी गई है, अपने हिसाब से मतलब निकाल के नहीं। वो तो आप फिर कुछ भी पढ़ लो, उसमें से कोई भी मतलब निकाल लें आप, ठीक है ना। सो कॉन्सिक्वेंटली दिस इम्परफेक्ट मेडिसिनल मॉडिफिक एजेंट मस्ट बी एम्प्लॉयड। बोले अभी और कोई हमारे पास है नहीं हल, तो हमें एम्प्लॉय करना ही पड़ेगा फॉर लैक ऑफ मोर परफेक्ट वन, क्योंकि हमारे पास इससे ज्यादा परफेक्ट है ही नहीं अभी। तो उस समय की बात थी, उस समय में भी कभी कभी समटाइम्स, ठीक है ना। So in this case, we cannot indeed expect from this medicine a complete untroubled cure. तो जब हम ऐसे मेडिसिन लगाते हैं, आज की डेट में अगर आप ऐसे मेडिसिन देते हो विच इज पार्शियली सिमिलिमम, हम इसको वर्ड देते हैं कि पार्शियल सिमिलिमम है, कुछ पार्ट को सिमिलिमम है ये। आज भी आप जब ऐसी मेडिसिन दोगे, हालांकि अभी हमारे पास बहुत वास्ट मटीरिया मेडिका है, बहुत सारी मेडिसिन है जिसके हमें बहुत अच्छे से कई डॉक्टर्स ने आके, डॉक्टर एलन ने, हेरिंग ने, ठीक है ना, उनके बाद भी कई डॉक्टर ने, सब ने बहुत एक्सटेंसिव प्रूविंग्स करके हमें एक अच्छा मटीरियल मेडिका दिया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन अभी भी अगर आप ऐसे करते हैं, एक पार्शियली सिमिलिमम मेडिसिन दे रहे हैं जो कुछ पार्ट को कवर करी है, उससे क्या होगा? इन दिस केस वी कैन नॉट इंडीड एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस मेडिसिन कंप्लीट अनट्रबल्ड क्योर। और ऐसी दवाई से हम कभी भी कंप्लीट और अनट्रबल्ड क्योर नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि बिना किसी दिक्कत के साथ इसको क्योर होता रहेगा। दिक्कतें आएंगी उसमें, और भी ना तो कंप्लीट होगा क्योर, और कुछ ना कुछ दिक्कतें आ भी सकती हैं। For during its use, some symptoms appear which were not previously observable in the disease. क्योंकि क्या होता है, जब हम पार्शियल इंडिकेटेड रेमेडीज देते हैं तो कुछ नए सिम्टम्स आ जाते हैं जो पहले कभी देखे नहीं गए डिजीज में। Accessory symptoms of the not perfectly appropriate remedy, इस appropriate remedy के accessory symptoms हैं वो जो डेवलप हो जाते हैं पेशेंट में। This does by no means prevent a considered part of the disease, the symptoms of the disease that resemble those of that medicine from being eradicated by this medicine. लेकिन इससे ये भी नहीं मतलब बोल डॉक्टर हनुमान कह रहे, लेकिन इससे ये भी नहीं होता कि जिस पार्ट को वो मैच कर रही थी, सिमिलिमम थी, उसको ठीक नहीं करेगी, उसको ठीक करेगी। वो जो सिम्टम्स है वो रिमूव हो जाएंगे, एरेडिकेट हो जाएंगे, लेकिन नए सिम्टम्स आ जाएंगे जो आपने पहले कभी देखे नहीं। Thereby establishing a fair commencement of cure. वो एक कमेंसमेंट ऑफ क्योर, स्टार्टिंग ऑफ क्योर तो कर देती है, बट स्टिल दिस डज नॉट टेक प्लेस विदाउट दोज एक्सेसरी सिम्टम्स व्हिच आर हाउएवर ऑलवेज मॉडरेट व्हेन द डोज ऑफ मेडिसिन इज सफिशिएंटली माइन्यूट। अब ये आगे का पार्ट, ठीक है ना। बोल रहे थे जितने पार्ट को कवर कर रही थी ये मेडिसिन, उतने को तो क्योर कर देती है, लेकिन साथ में अपने सिम्टम भी दे जाती है। तो जो पुराने बचे हुए सिम्टम हैं वो भी हैं, क्योंकि सारे को तो क्योर नहीं किया उसने, कुछ पार्ट को क्योर किया, तो कुछ सिम्टम है अभी बचे हुए पुराने डिजीज के, उसके साथ नए सिम्टम जुड़ गए जो सेसरी सिम्टम है मेडिसिन के, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है कि डॉक्टर ने बोलते हैं कि इससे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, हालांकि वो कमेंस कर देती है क्योर को, ठीक है ना, लेकिन साथ में एक्सेसरी सिम्टम्स दे जाती है जो कि थोड़े होंगे, कुछ होंगे, बशर्ते कि आपकी जो मेडिसिन है उसकी डोज माइन्यूट हो। They will be moderate when the dose of medicine is
sufficiently minute. लेकिन अगर हमने डोज माइन्यूट ना दी, डोज लार्ज हो, ये हम रिपीट करते जा रहे हैं, फिर क्या होगा? फिर ये जो एक्सेसरी सिम्टम्स हैं, दे विल बी मोर इंटेंसिफाइड, more in number, and they will start taking a permanent place in the economy of the patient. तो जो कुछ पार्ट को उसने रिमूव कर दिया है, उसको रिमूव करके उसकी जगह खुद आ जाते हैं। और फिर हम बोलते हैं यार 4 सिम्टम ठीक करने गए थे, 4 और आ गए। वो 4 तो हो गए ठीक, लेकिन उसकी जगह 4 और आ गए। ठीक है ना? सो ये चीजें होती हैं व्हेन वी आर गिविंग पार्शियली इंडिकेटेड रेमेडी। और आप जब भी देखोगे कि सबसे पहले तो जब ऐसा हो रहा है, एक हमेशा ध्यान रखना है कि रिपीट मत कीजिएगा दवाई को बार बार। आपको समझ में आ जाएगी कि यार ये नए सिम्टम आ गए हैं, ये पार्शियली इंडिकेटेड थी, कुछ इसने रिमूव कर दिए, कुछ बाकी रह गए और कुछ नए आ गए, बात वहीं पे खड़ी है अभी। तो वहीं से क्लियर हो जाता है कि दिस इज अ पार्शियली सिमिलिमम रेमेडी, दिस इज नॉट योर सिमिलिमम। ठीक है ना? अब उसमें क्या करना है वो भी बताएंगे आगे। गो बैक, टेक दी होल केस अगेन, फिर से देखिए दोबारा, जो नए सिम्टम आए उनको भी अभी कंसिडर कीजिए, जो पुराने बचे उनको तो करना ही है, एंड गो सर्च फॉर द न्यू रेमेडी। नई रेमेडी को ढूंढने की कोशिश कीजिए। जो आपने दी थी पार्शियली सिमिलिमम, उस पर तो कांटा लगा के साइड में कर दिया, ये तो दी नहीं थी, तो हमें पता लग गया पार्शियल है, इससे ज्यादा ये नुकसान ही करेगी। ठीक है ना? उसमें खुश नहीं हो जाना कि देखा कुछ सिम्टम तो चले गए, चलो पेशेंट खुश है जी डॉक्टर साहब, वो तो आपने हमेशा के लिए ठीक कर, वो जो वार्ड्स थे वो तो ठीक कर दिए डॉक्टर साहब, कोई नहीं जाए, थोड़ा बीपी बढ़ रहा है अभी तो कोई बात नहीं। तो खुश नहीं हो जाना कि पेशेंट खुश है जी वार्ड्स चले गए। आपने ये ध्यान रखना है कि बीपी आ गया उसका, साथ में कंजेस्टिव हेडेक आ गया, पहले नहीं था ये। ठीक है ना? इसी को हम सप्रेशन भी बोल देते हैं कई बार, क्योंकि उसने रिप्लेस करके एक अपनी जगह पे नए सिम्टम उसको दे दिए। ठीक है? So the small number of homeopathic symptoms present in the best selected medicine is no obstacle to cure in cases where these few medicinal symptoms are chiefly of an uncommon kind and such as are peculiarly distinctive characteristic of the disease. ये नेक्स्ट एक पार्ट है। मतलब बात चल रही है कि मटीरिया मेडिका भी इतना हमारे पास डेवलप्ड नहीं है, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो बोले कि अभी कुछ मेडिसिन हैं ऐसी जहां पे होम्योपैथिक सिम्टम्स बहुत कम है हमारे पास, स्मॉल नंबर ऑफ होम्योपैथिक सिम्टम्स हैं। ठीक है ना? या पेशेंट है उसमें बहुत थोड़े से सिम्टम है, पेशेंट में भी, ठीक है, और मेडिसिन में भी थोड़े से सिम्टम है, या पेशेंट में ज्यादा है, जो हमारे पास मटीरिया मेडिका है किसी भी मेडिसिन का वो कम है। जैसे मैं आपको एक केस बताता हूँ जो मैंने पहले भी दिखाया था, ट्यूक्रियम का केस था। ठीक है? वो ट्यूक्रियम का हमारे पास ज्यादा मटीरिया मेडिका नहीं है, कैलकेरिया आयोड है, इसका ज्यादा मटीरिया मेडिका नहीं है हमारे पास। ठीक है ना? सो वी हैव अ स्मॉल नंबर ऑफ होम्योपैथिक सिम्टम, बट इन दोज केसेस जहां पे इन मेडिसिन के जो अनकॉमन सिम्टम्स हैं वो सामने पेशेंट की डिजीज के भी पिकुलियर हों। ठीक है? जैसे उसी ट्यूक्रियम का केस, हमारे पास ट्यूक्रियम के मटीरिया मेडिका में है कि जो कोरिया होता है वो जर्क्स में होता है। ठीक है ना? कोरिया की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो जर्क होते हैं, उसको समझ में नहीं आता भी जर्क किधर से किधर को जा रहा है, इज नॉट एबल टू कंट्रोल दोस जर्क्स। ठीक है? तो एक कैरेक्टरिस्टिक है, और वो सामने हमें पेशेंट में भी मिल गया। तो हमारे पास ट्यूक्रियम का मटीरिया मेडिका कम है, होम्योपैथिक सिम्टम्स कम है, वही हमें सामने पेशेंट में मिल गए। ठीक है ना? सो बोल रहे कि अगर ऐसे हमें दवाई मिले तो जो पेशेंट की या डिजीज की जो पिकुलियर सिम्टम्स हैं उनको मैच कर रही है, सिर्फ बाकी नहीं सिम्टम्स को मैच कर रही है उसके। ठीक है ना? बाकी कैलकेरिया आयोड के कोई भी सिम्टम नहीं मैच हो रहा पेशेंट के साथ। हाँ, उसकी थोड़ी सी डिस्पोजिशन मैच हो रही है, जो करेक्टरिस्टिक होता है, अगेन इट इज अ करेक्टरिस्टिक थिंग, हमने पहले भी किया कि डिस्पोजिशन इज इटसेल्फ इज अ करेक्टरिस्टिक। तो जो उसकी डिस्पोजिशन है, हरिड है, हेस्टी है, एंगर्ड इजीली है, उसको मैच कर रहा है, और जो उसके डिजीज के जो पर्टिकुलर हैं एंजाइटी के उनको मैच कर रहा है। और जो ऐसे भी मेडिसिन मैच करती है, देन देयर इज नो ऑब्स्टेकल टू द क्योर इन केसेस वेयर दीस फ्यू मेडिसिनल सिम्टम्स आर चीफली ऑफ एन अनकॉमन काइंड। वो अपने आप में अनकॉमन काइंड के हैं,
एंड सच एज आर पिकुलियरली डिस्टिंक्टिव ऑफ द डिजीज, और जो हमारे सामने डिजीज है, केस है, उसके भी पिकुलियर है। द क्योर टेक्स प्लेस अंडर सच सर्कमस्टांसेस विदाउट एनी पर्टिकुलर डिस्टर्बेंस। तो ऐसे केसेस में, ठीक है ना, हमारे पास एक होम्योपैथिक रेमेडी जो मोस्ट सूटेबल है, बेस्ट सिलेक्टेड मेडिसिन है, मोस्ट सूटेबल है। क्यों? क्योंकि उसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को मैच कर रही है, सारे के केस को नहीं मैच कर रही है, लेकिन जो उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, जो उसके अनकॉमन सिम्टम्स उनको मैच कर रही है। तो ना ऐसे केसेस में जो होम्योपैथिक रेमेडी है वो आपका केस क्योर कर देती है, ठीक है ना। हालांकि उस रेमेडी के या उस मेडिसिन के हमारे पास कमी है सिम्टम, हमें उसके मेडिसिन के ज्यादा पता नहीं है सिम्टम्स, लेकिन अगर वो पिकुलियर सिम्टम्स को, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को, अनकॉमन काइंड ऑफ सिम्टम्स को मैच कर रही है, ठीक है ना, तो वो आपकी जो डिजीज है या केस है या पेशेंट है उसको बिना किसी ऑब्स्टेकल के क्योर कर देती है। क्योर टेक्स प्लेस अंडर सच सर्कमस्टांसेस विदाउट एनी पर्टिकुलर डिस्टर्बेंस, ठीक है ना। सो अगेन यहाँ से एक बात में समझ में आती है कि अनकॉमन सिम्टम्स या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स की कितनी इंपॉर्टेंस है। उसके इसके कॉन्ट्रेरी भी है आगे, ठीक है ना। ये नेक्स्ट उसका, if however among the symptoms of the remedy selected, अब वैसी ही रेमेडी है जिसका हमारे पास मटीरिया मेडिका कम है, ठीक है ना, लेकिन हमने वो रेमेडी कैसे सिलेक्ट की, अब इसकी बात है कि रेमेडी सिलेक्ट कैसे की हमने। जैसे हमने अभी किया कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं, लेकिन अभी हमने रेमेडी सिलेक्ट की उल्टी तरीके से। कैसे? if however among the symptoms of the remedy selected there be none that accurately resemble the distinctive characteristic peculiar uncommon symptoms, जितने भी डिजीज के पिकुलियर अनकॉमन सिम्टम उनको नहीं मैच करती वो जो हमने दवाई सिलेक्ट की है, ठीक है। हमने जो दवाई सिलेक्ट किया ना तो उसके कैरेक्टरिस्टिक को मैच करती है, उसकी डिस्पोजिशन हो गई उसको नहीं मैच करती, उसका कैरेक्टरिस्टिक है, पिकुलियर को नहीं मैच करती, कोई से कॉमन अनकॉमन जो सिम्टम है केस ऑफ द डिजीज के उनको नहीं मैच करती। एंड इफ द रेमेडी कॉरेस्पॉन्ड टू द डिजीज ओनली इन द जनरल वेगली इनडिस्क्राइब्ड इनडेफिनिट स्टेट्स, हमने मेडिसिन क्या देख के सिलेक्ट की जो एक जनरल डिजीज के सिम्टम्स हैं विच आर वेगली डिस्क्राइब्ड, जिनको बड़ी वेगली उसने नॉर्मल से तरीके से, पेशेंट ने इंपॉर्टेंस नहीं दी उन सिम्टम्स को। हेडेक हो रहा है सर, भारी है, जैसे इसने बोला तो सिर भारी है पिछले 15 दिन से, थोड़ा थोड़ा टस टस सा करता रहता है, अब हमने वो उठा लिया, इसको तो पेशेंट ने नहीं अहमियत दी, हम उठा के बैठ गए, ठीक है ना। इनडेफिनेट स्टेट, कोई स्टेट है जैसे नौशिया की, वीकनेस की, इनडेफिनेट है, जनरली होती है हर बीमारी में, हेडेक एंड सो फोर्थ, ऐसे हमने सिम्टम्स ले लिए। एंड इफ देयर बी अमंग द नोन रेमेडीज नन मोर होम्योपैथिकली appropriate, in that case the physician cannot promise himself any immediate favorable result from the employment of this unhomeopathic medicine। डॉक्टर हनीमन, आपके सिम्टम्स जो आपने रेमेडी सिलेक्ट की है उसके सिम्टम्स, जनरल सिम्टम्स जो कॉमन सिम्टम्स हैं डिजीज के, पेशेंट के, उनसे मैच कर रही है, इस केस में मैच कर रही है, बट स्टिल डॉक्टर हनीमन कॉल्स इट एन अनहोम्योपैथिक मेडिसिन। इस बात को समझिए, जो वेग सिम्टम्स हैं, इनडेफिनेट इनडिस्क्राइबेबल सिम्टम्स है, प्रॉपर्ली डिस्क्राइब नहीं है, सॉरी नॉट इनडिस्क्राइबेबल बट विच आर नॉट प्रॉपर्ली डिस्क्राइब्ड, ठीक है ना, जनरल है डिजीजेस के, होता ही है जी, नौशिया, डेबिलिटी होती है, सिर दर्द होता ही है, कोई बात नहीं, इसकी कोई बड़ी बात नहीं, होता ही है ये। तो हम उनको मैच करके अगर कोई होम्योपैथिक रेमेडी दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑफ दिस अनहोम्योपैथिक मेडिसिन, डॉक्टर ने बोल रहे हैं कि इसके ऊपर कोई फेवरेबल रिजल्ट नहीं मिलेगा फिजिशियन को, बिकॉज यू आर एम्प्लॉइंग एन अनहोम्योपैथिक मेडिसिन। तो होम्योपैथिक कब बनती है मेडिसिन? जब वो उसके अनकॉमन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को मैच करती है, इंडिविजुअलिटी को इंडिविजुअलिटी मैच करती है, तब बनती है होम्योपैथिक, ठीक है ना। वो एक कोई डॉक्टर यूज करते हैं तरीका, देखो जी हमने 50 सिम्टम लिए, 50 में से 37 को मैच कर रही है मेडिसिन, काम फिर नहीं कर रही, 37 को मैच कर रही है लेकिन काम तो कर ही नहीं रही, तो 37 ये वाले हैं जो ऊपर के आपने 13 छोड़ दिए, उनमें से 3-4 थे जो अनकॉमन थे, कैरेक्टरिस्टिक थे, अगर कहीं उनको मैच कर जाती मेडिसिन तो ये बाकी के 37 की जरूरत ही नहीं पड़नी थी। बड़ी बार कुछ डॉक्टर आते हैं, बैठते हैं, अभी डॉक्टर आए थे थाईलैंड से,
तो जनरली एक कॉमन क्वेश्चन, ब्राजील भी हम जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, एक कॉमन क्वेश्चन सुनने को मिलता है कि आप सिम्टम बहुत कम लेते हो रूब्रिक्स में प्रिस्क्रिप्शन के टाइम पे। हाँ, हमें तो तरीका सिखाया भी 30-40 सिम्टम होने चाहिए जब हम रेपर्टराइज कर रहे हैं, डाल दो सब सिम्टम जितने हैं। दैट इज नॉट द वे। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन द केस। ठीक है ना, आप कूड़ा डालोगे तो उसमें से सोना नहीं निकलने वाला, कूड़े में से कूड़ा ही निकलेगा। इस बात को समझना है। अगर आप फालतू में कुछ भी सिम्टम डालते रहोगे, कुछ भी सुना लिख लो डाल दो रिपोर्टर में, कुछ भी सुना फिर डाल दो रिपोर्टर में, नहीं, तो ये आएगा फिर योर रेमेडी विल बी अनहोमियोपैथिक। डॉक्टर हैरान हो जाते हैं मैं जब ये एफोरिज्म उनको बताता हूँ कि अच्छा हम तो सोचते भी हमारी मोस्ट होम्योपैथिक है क्योंकि इतने सिम्टम्स को मैच करती है। सिम्टम्स को मैच करना इज नॉट होम्योपैथिक, इंडिविजुअल सिम्टम्स को मैच करना इज होम्योपैथिक। कैरेक्टरिस्टिक्स को, अनकॉमन्स को, पेक्यूलियर्स को, उनको मैच होनी चाहिए मेडिसिन। डिस्पोजिशन को मैच होनी चाहिए मेडिसिन। आगे आएंगे एफोरिज्म डिस्पोजिशन के ऊपर, जहां पे हनुमान सर बोलते हैं ये डिस्पोजिशन मैच नहीं कर रही किसी मेडिसिन की, आप दे ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते उस दवाई के बारे में। यहां तक बोला हुआ है डॉक्टर हनुमान ने कि अगर कोई इंसान जिद्दी है, खुश रहता है, ज्यादा हंसता रहता है, तो आप पल्सा टिल्ला सोच भी नहीं सकते उसके बारे में। सिर्फ इतनी सी बात से डाल लो बाकी के 40 सिम्टम जो पल्सा टिल्ला के हैं। अगर ये नहीं मैच करता, पल्सा टिल्ला काम ही नहीं करेगी, बिकॉज इट इज एन अनहोम्योपैथिक मेडिसिन। ऑर्गेनन में हर चीज का जवाब दिया हुआ है, हर चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है कि व्हाट इज होम्योपैथिक एंड व्हाट इज अनहोम्योपैथिक, आप कौन कौन सी गलती कर सकते हो। हनुमान सर ने लिखा हुआ है क्योंकि उन्होंने की, उन्होंने देखा कि इसका क्या रिजल्ट है, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। ये मत करना, ऐसे ही फालतू के कोई जनरल सिम्टम, कोई बीमारी के सिम्टम उठा के वेगली डिस्क्राइब्ड सिम्टम वो मत उठा लेना। देन यू विल बी एम्प्लॉइंग एन अनहोम्योपैथिक मेडिसिन और उसका आपको रिजल्ट नहीं आएगा। So such a case is however very rare owing to the increased number of medicines whose pure effects are now known। अभी देखो बोलो कि ऐसा केस बहुत रेयरली होता है, ज्यादा नहीं होता कि ऐसे हमें देखने को मिले कि जहां पे हमारे पास जो मेडिसिन सिलेक्ट हो रही है उसके सिम्टम्स कम है या कुछ और, ठीक है ना, क्योंकि अभी हमारे पास ज्यादा से ज्यादा जो मेडिसिन है प्रूव हो रही हैं, उनके प्योर फैक्ट्स आर नाउ नोन एंड द बैड इफेक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम इट when they do occur are diminished whenever a subsequent medicine or more acute resemblance can be selected। और वो जो बैड इफेक्ट्स हुए हैं, देखो हनुमान सर ने बोला है, ये नहीं बोलना कि होम्योपैथी से बैड इफेक्ट नहीं हो सकता। तो अभी बताया उन्होंने एफोरिज्म में कि नए एसेसरी सिम्टम लगा जाती है मेडिसिन अगर पार्शियली इंडिकेटेड है, ठीक है ना। तो बैड इफेक्ट होते हैं लेकिन उनको डिमिनिश किया जा सकता है। कैसे? जब हम नेक्स्ट मेडिसिन जो कि एक्यूरेट है रिजेम्बलेंस में, जो नए सिम्टम आए उनके भी और जो पुराने सिम्टम आए उनके भी, हम अगर ऐसी मेडिसिन सिलेक्ट करें तो जो बैड इफेक्ट्स हैं, जो उसके गलत इफेक्ट आए हैं, एसेसरी सिम्टम आए हैं, वो भी चले जाते हैं। Thus, if they occur during the use of this imperfectly homeopathic remedy, first employed accessory symptoms of some movement, then in the case of acute diseases, acute disease में बोल रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए कि आपने रेमेडी दी, उसके एसेसरी सिम्टम्स आ गए, कुछ सिम्टम चले गए एक्यूट केस के, लेकिन कुछ नए सिम्टम आ गए उसकी जगह पे, we do not allow this first dose to exhaust its action। जैसे ही हमें दिखता है कि नए सिम्टम आने शुरू हो गए तो वेट नहीं करना कि चलो इसके यार एग्जॉस्ट होनी शुरू हो जाए। We do not allow this first dose to exhaust its action nor leave the patient to the full duration of the action of the remedy। और ना ही पेशेंट को छोड़ देना कि चलो इस एक बार कर लेने दो एक बार इसको काम, नहीं, जैसे ही आपको लगा नहीं नहीं है नए सिम्टम आने शुरू हो गए, उसी टाइम फटाफट but we investigate afresh the morbid state in its now altered condition। पूरी morbid state को, पूरी disease state को इस altered condition में, पुराने सिम्टम जो भी हैं और जो नए एसेसरी सिम्टम आए हैं, ये जो alter हो चुकी है उसकी कंडीशन,
उसमें दोबारा से उसको इन्वेस्टिगेट करना है एंड ऐड द रिमाइंडर ऑफ द ओरिजिनल सिम्टम्स। ठीक है ना, जो नए सिम्टम है उसको तो करना है, उसमें ऐड क्या करने हैं, रिमाइंडर ऑफ द ओरिजिनल सिम्टम, जो पुराने सिम्टम्स ओरिजिनल सिम्टम्स हैं जो बचे हुए हैं, टू दोज न्यूली डेवलप्ड इन ट्रेसिंग अ न्यू पिक्चर ऑफ द डिजीज। ये नई पिक्चर ऑफ द डिजीज बन जाएगी। ठीक है ना, उस टाइम अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका इतना अभी विकसित, इतना डेवलप्ड नहीं था जो आज की डेट में। आज अगर हम ऐसे करते हैं तो एक गलती होगी। इट विल बी नॉट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मेडिसिन और द लैक ऑफ नॉलेज ऑफ मटीरिया, सॉरी लैक ऑफ मटीरिया मेडिका। हाँ, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ मटीरिया मेडिका है ये हमारा, इट इज अवर लैक ऑफ नॉलेज कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है, लेकिन उसको फटाफट पहचानना है, उसको फटाफट ठीक करना है, खुद से झूठ नहीं बोलना, नहीं नहीं कोई नहीं मैंने तो ठीक ही दी थी, ये इसकी वजह से हुआ होगा। वो आपको सामने दिख रहा है यार नए सिम्टम आ रहे हैं, छोड़ दो सब बातें। आपने दवाई दी, कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में आपको दिखना शुरू हो गया नए सिम्टम आ गए हैं, ये थे नहीं पेशेंट के पहले, और पेशेंट की कंडीशन और बुरी हो रही है। फटाफट वेट मत कीजिए भी चलो थोड़ी देर कर लेते हैं चले जाएंगे शायद, नहीं, फटाफट उसको दोबारा से इन्वेस्टिगेट करना है, जो नए सिम्टम है उनको देखना है एंड उसको एक मेडिसिन देनी है जो कंप्लीट इस पिक्चर को ट्रेस कवर करती है। ठीक है ना, तो जगह जगह पर हनीमन सर ने अच्छे से बताया हुआ है कि मैं क्या बात क्यों कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, उन चीजों को समझिए। क्या नहीं करना उन्होंने बोला है कि ये मत करना है, और ये कर लेना अगर ऐसा हो गया तो। 168 we shall then be able much more readily to discover among the known medicines an analog to the morbid state before us, a single dose of which, if it do not entirely destroy the disease, will advance it considerably on the way to the cure. तो अभी जो हमारे पास we shall then be able much more readily to discover among the known, तो हम जब ऐसे एक पिक्चर लेंगे और फिर एक डोज देंगे उसको, वन सिंगल डोज, एनालॉगस टू द मॉर्बिड स्टेट बिफोर अस, जो भी ऑल्टर्ड स्टेट बनी हुई है हमारे सामने उसके एनालॉगस है, उसको होम्योपैथिक है। अगेन होम्योपैथिक ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑन द peculiar uncommon symptoms, not on the general symptoms। ठीक है ना, उसको होम्योपैथिक है जो हमारे सामने स्टेट है, हम उसको एक सिंगल डोज देंगे, सिंगल डोज ऑफ विच, अगेन कहीं लिखा मल्टीपल देनी है, अगर ऐसा हो जाए जी 5-5 मिनट के बाद देना, फिर नहीं, सिंगल डोज। एक्यूट डिजीज की बात चल रही है यहाँ पे, सिंगल डोज बोल रहे हैं उसमें। ठीक है, इन बातों को पिरो लो, ये माला में ना ऐसे छोटी छोटी बातों को पिरोते जाते हैं और वहां से हमारा एक प्लेटफॉर्म बनता जाता है कि यहाँ पे हनीमन सर ने बोला है एक्यूट डिजीज में जैसे ऐसा होता है, तो वहां पे भी एक्यूट डिजीज में भी सिंगल डोज की जरूरत होती है हमें। ये नहीं है ये लो जी लिक्विड ले लो और देते रहो इसको 5-5 मिनट में, वो और तरह की होती है, इमरजेंसी केसेस होते हैं जहाँ पे ऐसी जरूरत पड़े अगर कभी। ठीक है ना, नॉट इन दीज थिंग, उसके बारे में बाद में आएगी बात। Which if it do not entirely destroy the disease, चाहे बोल रहे हैं सिंगल डोज या जो हमने मेडिसिन सिलेक्ट की है होम्योपैथिकली, अभी हमारे सामने जो डिजीज स्टेट है, ऑल्टर्ड स्टेट है, उसके होम्योपैथिक हमने एक मेडिसिन सिलेक्ट की और उसको एक सिंगल डोज दी, चाहे वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय ना करे डिजीज को, चाहे वो कंप्लीटली खत्म ना करे डिजीज को, विल एडवांस इट कंसिडरेबली ऑन द वे टू क्योर, वो बोल रहे एटलीस्ट धक्का लगा देगी ताकि जो हमारा पेशेंट है वो क्योर की तरफ चल पड़े। एंड thus we go on, if even this medicine be not quite sufficient, और इसने भी अगर मेडिसिन ने थोड़ा सा ठीक करके छोड़ दिया, if it is also not sufficient to affect the restoration of health, examining again and again the morbid state that still remains and selecting a homeopathic medicine as suitable as possible for it until our object, namely putting the patient in the possession of perfect health, is accomplished। बोले तब तक हम फिर ऐसे ही देखते जाएंगे दोबारा 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 दवाइयों को, जब तक हमारा पेशेंट
कंप्लीटली हेल्थ के ऊपर ना पहुंच जाए। ठीक है ना। अगेन फिर से ये कंडीशंस आर वेरी रेयर, इसको साथ में रख लेना, बहुत रेयरली होता है ऐसा कभी हो। ठीक है ना। और वो जो रेयरली भी क्यों, बिकॉज ऑफ दी owing to the moderate number of medicines yet known with respect to their pure action। मेडिसिन के प्योर एक्शन के बारे में मटीरिया मेडिका भी इतना प्रफुल्लित नहीं है, उसकी वजह से हो सकता है ये चीज हमें रेयरली देखने को मिले। ठीक है। लेकिन अब ये नहीं कर लेना कि हमारी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हमने जो जो बनाया है उसकी वजह से नहीं, कि हमारी लैक ऑफ नॉलेज से हमने आधे सिम्टम ठीक कर दिए, फिर दे दिए 3-4 उसको, फिर 3-4 ठीक कर दिए, 3-4 दे दिए, बिकॉज ऑफ अवर लैक ऑफ नॉलेज। ये उसके लिए नहीं है, हालांकि करना ऐसे ही पड़ेगा उसके उसमें भी आपको कि नए सिम्टम्स को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। बट ये जो बात बोली है कि वो जो मेडिसिन ऐसे सिलेक्ट करेंगे वो थोड़ा सा धक्का दे देगी ठीक होने की तरफ, चाहे वो पूरी तरह से ठीक ना करे, ऐसा नहीं है, पूरी तरह से ठीक करेगी क्योंकि मटीरिया मेडिका अच्छे से डेवलप्ड है अभी। तो नाउ दिस कैन हैपन बिकॉज ऑफ अवर लैक ऑफ नॉलेज ऑफ मटीरिया मेडिका, कि हमने मटीरिया मेडिका नहीं पढ़ा, हमने सिम्टम्स को, सही सिम्टम्स को इंपॉर्टेंस नहीं दी, तो उन गलतियों की वजह से ये सिचुएशन आ सकती है। तो आज की डेट में अगर ऐसा कुछ होता है तो ये ना सोच लेना कि वो डॉक्टर हनीमन ने बोला था जी कि वो मेडिसिन कम है, उनके समय में बोला था, आज के समय में नहीं। आज ये बहाना नहीं लगाना। आज का बहाना क्या है, या आज की सही कारण क्या है कि हमने केस को ध्यान से नहीं देखा, हमने जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनको ध्यान से नहीं देखा, हमने सही दवाई सिलेक्ट नहीं की बिकॉज ऑफ माई लैक ऑफ होम्योपैथिक नॉलेज। ठीक है ना। तो आज का कसूर ये होगा। ठीक है, उसको ठीक ऐसे ही करना पड़ेगा हमें, लेकिन कसूर आज का ये होगा। आज का कसूर मटीरिया मेडिका नहीं है कि उसके मटीरिया मेडिका प्रॉपरली है। बड़े डॉक्टर हैं लगाते बहाना, है ही नहीं, दवाइयां ही नहीं है, कहाँ से दें, दवाइयां ही नहीं कोई है। अच्छा अगर नहीं है तो कर लो प्रूफ, फिर जो नहीं है वो भी नहीं करना। पता नहीं 6-7 हज़ार तो दवाई है होम्योपैथी में, अपना नाम भी नहीं पता हमें तो कितनों के। ठीक है ना। एंड मेन रेमेडीज, मेन 200-250 रेमेडीज आर वेरी वेल प्रूव्ड, बहुत ही अच्छे से प्रूविंग हुई है उनकी, कुछ रहा ही नहीं उनमें प्रूव करने के लायक। ठीक है ना। सो आज की डेट में कारण और है, हो सकती है सिचुएशन आ सकती है, डील भी ऐसे ही करना है हमने। ठीक है ना। बट दैट सिचुएशन विल कम आउट ऑफ अवर लैक ऑफ नॉलेज, नॉट आउट ऑफ सम दिस। ठीक है ना, बार बार एक बात को बोल रहा हूँ, इसका ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलिए।